Good morning students. In today's video, now we are going to discuss about same topic in a previous video, that is basic accounting terms. Previous video में हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ईयर को, इवेंट को, कैपिटल को हमने डिस्कस कर लिया था। हालांकि ड्राइंग्स भी हमने डिस्कस किया था, बट ड्राइंग्स को एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग बाय ड्राइंग्स? एक नॉर्मल वे में अगर मैं चलूंगा कि जब कोई प्रोप्राइटर या ऑनर ऑफ द बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, हाउस होल्ड यूज के लिए कोई सर्टन अमाउंट या सर्टन गुड्स विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी और अ बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज ए ड्राइंग। सच अमाउंट, अगर मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर डिफाइन करूं, such amount of goods which will be withdrawn by the owner of the business or a proprietor of the business for his domestic use is known as a drawings। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कल भी मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, अब दोबारा हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि प्रोप्राइटर के खुद के प्रोप्राइटर का जो घर है जिसमें वो रह रहा है, रेजिडेंशियल हाउस, उसका बिजली का बिल आया हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो बिल पे करने के लिए उसने फॉर्म से कुछ पैसा विड्रॉ कर लिया। ओके, फॉर ए पर्सनल यूज। हालांकि बाद में वो अमाउंट को वापस डिपॉजिट कर लेगा अपने काउंटर पे, अपने बिजनेस काउंटर पे, कोई बड़ी बात नहीं, बट अभी तो उसने यूज कर लिया, दैट इज नोन एज ए ड्राइंग्स। या फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, फ्रिज, टीवी, एसी वगैरह मैं रखता हूँ। मेरे घर का फ्रिज खराब हो गया, रेफ्रिजरेटर खराब हो गया और मुझे एक नया फ्रिज चाहिए, तो मैं अपनी दुकान से जो है अपने घर के लिए एक फ्रिज ले आता हूँ। तो वो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है हमारा, ये मेरा डोमेस्टिक यूज हो गया, तो वो अमाउंट या वो आर्टिकल जो है वो गुड्स को मैं ड्राइंग्स में लिख दूंगा। एक नॉर्मल डेफिनेशन में हमने क्या माना है कि सच अमाउंट और गुड्स व्हिच विल बी विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ए ड्राइंग्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ड्राइंग्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो कैपिटल पे नेगेटिवली इफेक्ट डालता है। मतलब कैपिटल पे आपको कम कर देगा, क्योंकि आपने कैपिटल बिजनेस पर्पज से लगा रखी है और आपने अपने खुद के यूज के लिए कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो चाहे अमाउंट विड्रॉ करो चाहे कुछ विड्रॉ करो, क्योंकि उस कैपिटल को भी आपने एसेट्स वगैरह परचेज करने के लिए यूज कराया होगा बिजनेस एंटिटी के लिए। तो ऑलवेज ड्रॉइंग्स को हम कैपिटल में से डिडक्ट करके चलेंगे। जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, जो आगे की जो हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे आपके आगे जाके, उसमें हमको क्लियर करना है। ओके, ये हमें क्लियर रख के चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट डेफिनेशन में लेके चलूंगा, दैट इज लायबिलिटी। ओके, ठीक। अब तो थोड़ा सा मैं आपको इससे पहले आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बता देता हूं। मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको दे रहा हूं टॉपिक वाइज, जो भी आगे के टॉपिक आपको मिलेंगे तो सब टॉपिक वाइज आपको मिल रहे हैं। अब वो चैप्टर में अपने एनसीईआरटी बुक में किसमें इन्वॉल्व है वो आपको देखने पड़ेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है ना। लेकिन ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है थ्योरिकल फॉर्म में अभी, लेकिन अभी हम पहले इसको थ्योरिकल फॉर्म में पढ़ रहे हैं, फिर बाद में इसी चीज को आप प्रैक्टिकल फॉर्म में भी इंप्लीमेंट करके चलेंगे, वो आगे की कंडीशन है। अब आगे का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी। लायबिलिटीज बोल लीजिए, लायबिलिटी बोल लीजिए, दैट मीन्स नॉर्मल वर्ड में अगर मैं इसको यूज करूं, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द बिजनेस एंटिटी और a business enterprise is known as a liabilities। फॉर एग्जाम्पल, पहले डेफिनेशन क्लियर करने से पहले मैं थोड़ा अपने वर्ड में आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह डेफिनेशन क्लियर हो जाए। हम किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी को ऑपरेट कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, अब हुआ क्या, सप्लायर से मैं कुछ परचेज कर रहा हूँ। अब हमको अच्छे से पता कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करते हैं, दो मोड पे ऑपरेट करते हैं। नंबर 1 कैश मोड एंड नंबर 2 क्रेडिट मोड। उधारी जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल हिंदी के अंदर अपने, कि एक तो मैंने सप्लायर से कुछ परचेज करा, इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, वो मेरा कोई उधारी नहीं रही, कोई लायबिलिटी नहीं रही। लेकिन इन केस मैंने सप्लायर से कुछ परचेज करा, चलता ही है बिजनेस के अंदर, हम नॉर्मली जानते हैं कि 75 to 80% जो बिजनेस होता है वो सब कमिटमेंट पे चलता है, क्रेडिट पे चलता है। 15 दिन की कमेंटमेंट होती है, 20 दिन की कमेंटमेंट होती है, एक दो महीने की कमेंटमेंट होती है, उस बेस पर हम काम करते हैं। अब जब मैंने सप्लायर से कुछ परचेज करा,
तो जब तक मैं उसका अमाउंट पेमेंट नहीं कर देता हूं 15 डेज 20 डेज 1 मंथ 2 मंथ, वो मेरे पे एक लायबिलिटीज बनी रहेगी। दैट इज नोन एज ए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आगे भी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे। एक ऐसा पर्सन जिससे मुझे अमाउंट पे करना है, दैट इज नोन ए क्रेडिटर। लेकिन अभी हम बात करें लायबिलिटी की। तो लायबिलिटीज के अंदर क्या हो गया, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे सप्लायर्स हो गए जिनको हमको पेमेंट करना है। हमने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, बैंक से लोन लेंगे, आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को उस लोन अमाउंट को, वो तो आपका एक्सपेंसेस हो गया। बट जब तक आप बैंक को वो लोन अमाउंट दोबारा से रिपेमेंट नहीं कर देते, रिपेड नहीं कर देते हैं, दैट इज लायबिलिटीज ऑन द फर्म, वो हमारे फर्म पे लायबिलिटी। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन में आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे बात की बात है। अभी हमने एक नॉर्मल डेफिनेशन में मान लिया इसको, लायबिलिटीज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फर्म। अब मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलूं तो व्हाट इज द मीनिंग बाय लायबिलिटीज? इट्स रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज या टेकन टू द आउटसाइडर्स, कि एक ऐसा अमाउंट जो फर्म टेकन करती है अपने आउटसाइडर से, या फर्म को अपने आउटसाइड को फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, दैट इज नोन एज ए लायबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स, एक और डेफिनेशन मान लेता हूं इसमें, इन अदर वर्ड्स लायबिलिटीज आर द डेब्ट, दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डेब्ट बोल लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए, आर डेब्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी विच विल बी पेड इन ए फ्यूचर। हमें फ्यूचर में जिनको पेमेंट करना है, दैट इज नोन एज ए लायबिलिटी। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इस चीज को लेके? नॉर्मली चीज है ये, हम लाइव क्लास में भी क्लियर कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिवीजन आपका होता रहता है, जब आप वीडियोस देखेंगे, लाइव क्लास देखेंगे तो रिवीजन अपने पास चलता रहता है, कि रिपीटेशन चलता है, क्योंकि थ्योरिकल हम पढ़ रहे हैं तो रिपीटेशन वाली बात है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको लेके चलूँ, क्योंकि इसके बाद अपन काइंड ऑफ लायबिलिटीज करेंगे। इसके बाद का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। जैसे लायबिलिटीज में अपन अगर मेन मान के चले, दैट इज नंबर 1 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका एक इंडिविजुअल चैप्टर आप 11th के अंदर पढ़ेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2 क्रेडिटर्स, जो सप्लायर्स होते हैं जिनको हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है। नंबर 3 बैंक लोन। नंबर 4 कुछ एग्जाम्पल लेंगे, बोरोइंग्स, उधार लें, ठीक है। ये कुछ लायबिलिटीज के हमारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। इसमें हम जनरली लेंगे बिल्स पेबल्स, बिल्स पेबल्स, बीपी। बिल्स पेबल का मतलब क्या हुआ, आगे मैंने अभी भी क्या बोला है, हम आगे जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका एक इंडिविजुअल टॉपिक दे रखा है, इंडिविजुअल चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के नाम से, वो हमें बहुत अच्छी तरह इस चीज को डिफाइन कराएगा। अभी हम एक नॉर्मल वे में चल रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए मैंने कोई कुछ परचेज करा अपने सप्लायर से, और सप्लायर ने मुझे एक ऑफर दे दिया कि यू विल पे मी आफ्टर 2 मंथ, यू विल पे मी आफ्टर 3 मंथ। हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं कि अभी हमें कोई अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आप चाहें तो ये अमाउंट हमें 2 महीने 3 महीने बाद में आप पेमेंट कर देना। ओके, हमने कहा ओके सर हम पेमेंट कर देंगे। वो बोलेगा ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट पे आप अपने ड्यूली साइन कर दीजिए, और मैं आपसे 2 महीने 3 महीने बाद में आपके अकाउंट में से पैसा जो है विड्रॉ कर लूंगा, निकाल लूंगा। हमने बोला ओके सर दे दीजिए, हमने साइन करा, ओके। वो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि मैंने कुछ लिया, उसके बदले में मैंने एक्सचेंज में उसको बिल दे दिया, ये भी मेरे ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि मैंने उसको कमेंट करा है 2 महीने 3 महीने बाद में पेमेंट करने का। तो जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये फॉर्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी, दैट इज नोन एज ए लायबिलिटीज। तो बिल पेबल्स हो गया। नंबर 2 क्रेडिटर्स, जो मैंने डिफाइन कराई था कि सप्लायर से मैं क्रेडिट भी आपको कुछ परचेज कर रहा हूँ, और जब तक मैं उसको अमाउंट पेमेंट नहीं कर दूंगा, ये मेरे पे लायबिलिटीज रहेगी। बैंक लोन, वही हमने बैंक से लोन ले रखा है फर्म को बिजनेस एंटिटी को एक्सटेंड करने के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो मेरा एक्सपेंसेस है। बट बैंक लोन जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे पे डेब्ट है, मुझे इनको पेमेंट करना है फ्यूचर में। ओके, जब तक पेमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बोरोइंग्स, वही बैंक से लेने के, किसी एक्सटर्नल पर्सन से अपन उधार ले रहे हैं, उसको भी आपको बाद में पेमेंट करने का, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, दैट इज लायबिलिटीज। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन में लायबिलिटीज हमने क्या मानी है, एक ऐसे डेब्ट बिजनेस एंटिटी के जो उसे फ्यूचर में पेमेंट करने हैं। नॉर्मल डेफिनेशन फॉलो कीजिए बेटा। बुक में आपको क्या दे रही है, अपनी एनसीईआरटी बुक में हम लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, लेकिन उसके
उसके मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में चलिए, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटिव लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं, कोई इतनी टफ लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी है। ओके, दैट इज नोन एज ए लैंग्वेज। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा चलेगा वो चलेगा हमारे पास में कितनी तरह की लायबिलिटीज होती है, हाउ मेनी काइंड ऑफ लायबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए भी, और इसको हम जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें भी। तो जनरली हम जब लायबिलिटीज लेके चलेंगे तो जनरली हमारे पास दो तरह की लायबिलिटीज होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ mainly there are two kinds of liabilities. Number one, internal liabilities, और number two, external liabilities. Okay, number one internal liabilities and number two external sorry liabilities। लेकिन तो इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के भी हम कुछ सब डिवीजन करेंगे, सब क्लासिफिकेशन करेंगे। मेनली हम दो तरह की लायबिलिटीज मानेंगे, नंबर वन इंटरनल लायबिलिटीज एंड नंबर टू एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब व्हाट इज द मीनिंग बाय इंटरनल लायबिलिटीज? इंटरनल मतलब अंदर की, बिजनेस एंटिटी के जो अंदर की लायबिलिटी होती है, मतलब बिजनेस एंटिटी जिन्हें इंटरनली पेमेंट करके चलेगी, बिजनेस एंटिटी पे जो इंटरनली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, दैट इज नोन एज ए इंटरनल लायबिलिटीज। तो बेटा मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज बता रखी है, हम जब कोई बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कोई फर्म को ऑपरेट करते हैं, तो उसमें दो तरह की पार्टी इन्वॉल्व होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं मैं आपको बताएंगे तो समझा देता हूँ। आर्टिफिशियल पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन जो चलती है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस एंटिटी वगैरह, वो अपने आप में काम नहीं करती है, वो अपने आप में मूवमेंट नहीं करती है, उसको मूवमेंट कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल पर्सन की। तो नेचुरल पैसा लगाएगा नेचुरल पर्सन, सारी एक्टिविटी ऑपरेट कर रहा है नेचुरल पर्सन, लेकिन वो किसके बिहाफ पे काम करता है? आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे वो काम करके चलता है। ओके, तो ये आगे तक भी आपको क्लियर रख के चलना है कि ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन इज ए इंस्टीट्यूशन एंड नेचुरल पर्सन इज ए प्रोप्राइटर हो गया, ऑनर ऑफ द बिजनेस हो गया अपने पास में, वो हमने कंडीशन डाल दी है। तो अब फर्म की जो आर्टिफिशियल जो पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म मान लीजिए, या अपने पास ऑर्डिनरी फर्म है या बिजनेस एंटिटी है, उसकी इंटरनल लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है? केवल हम एक नॉर्मली भी अपन ने पहले भी क्लियर कर रखा है। नंबर वन जो मैं इस पर लेके चलूंगा, दैट इज, अगर मैं इंटरनल लायबिलिटीज को अगर डेफिनेशन में लेके चलूं जो मैंने आपको बता रखी है, ऑल अमाउंट विच a business entity has to pay to the proprietor या owner of the business are internal liabilities, जिसमें हम दो ही चीज लेके चलेंगे, मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बिजनेस एंटिटी दैट मीन्स आर्टिफिशियल पर्सन अपने ऑनर को या अपने प्रोप्राइटर को पे करती है, दैट इज नोन एज ए इंटरनल लायबिलिटी। या अदर वर्ड में अपन क्या बोल सकते हैं? सच लायबिलिटीज which are dues on business entity from its proprietor is known as a internal liability। ऐसी liabilities जो business entity के बिहाफ पर उसके proprietor या उसके owners के ऊपर owners के लिए responsibilities होती है, that is known as a internal liability, जिसमें हम दो चीज लेके चलेंगे। नंबर वन, सबसे पहली चीज जो हमने पहले प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर रखा है, कैपिटल। नंबर वन आप क्या लेके चलोगे? कैपिटल। और नंबर टू, एक्युमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब ये क्या होता है, क्या नहीं होता बेटा, ये आगे का टॉपिक है, अभी हमें केवल थ्योरिटिकल फॉर्म में ये मानना है, कैपिटल एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉसेस आर ए इंटरनल लायबिलिटी। इसका एग्जांपल हम मान रहे हैं, मालूम है एग्जाम में आपको दूं कि बेटा इंटरनल लायबिलिटी के दो एग्जांपल आप बताइए, तो पहला एग्जांपल आप दे देंगे कैपिटल और दूसरा दे देंगे एक्युमुलेटेड या रेवेन्यू भी बोल सकते हैं हम इनको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये होगी इंटरनल लायबिलिटीज। नेक्स्ट नंबर टू, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो नाम ही है एक्सटर्नल। व्हाट इज द मीनिंग बाय एक्सटर्नल? बाहर के लोगों को जिनको पे करना है, आउटसाइडर्स,
कि फर्म की ऐसी लायबिलिटीज जो फर्म बिजनेस एंटिटी अपने आउटसाइडर्स को पे करेगी फ्यूचर के अंदर, दैट इज नोन एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटीज, या सच लायबिलिटीज व्हिच विल बी पेड बाय बिजनेस एंटिटी टू द आउटसाइडर, दैट इज नोन एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से डेफिनेशन देखता हूं तो मैंने लिखा रखी है आपको, दैट इज ऑल अमाउंट व्हिच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू बी पेड टू द आउटसाइडर, वो मैंने बताई थी, आर नोन एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इसके अगर मैं एग्जांपल दूं जो मैंने अभी बताई थी आपको, क्रेडिटर्स, बिल पेबल्स, बैंक लोन, बोरोइंग्स, चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, बट हम जब एक्सटर्नल लायबिलिटी को डिफाइन करेंगे, सब डिवीजन करेंगे, तो इसको भी हम जनरली दो कैटेगरी के अंदर डिफाइन करके चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है। नंबर 1, नॉन करंट लायबिलिटीज। ये सब बेटा आपके जब प्रैक्टिकल सम होंगे बहुत अच्छी तरह आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के भी आपने दो सब डिवीजन बताए, नंबर 1 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। ओके, अब नॉन करंट लायबिलिटीज में हम क्या लेके चलेंगे? एक टाइम पीरियड के बेस पे। सिंपल आप ये मानो ऐसी लायबिलिटीज जो फर्म अपने आउटसाइडर्स को 1 साल के बाद में पेमेंट करेगी, मतलब ऐसी लायबिलिटी का टाइम ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होता है पेमेंट करने के लिए, दैट इज नोन एज ए नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, एक टाइम ड्यूरेशन के बेस पर हम चल रहे हैं तो हम ये मानेंगे 1 साल बाद में लोन को पेमेंट, जैसे बैंक लोन होता है, आपने 5 साल के लिए बैंक लोन ले रखा है, ठीक है, लायबिलिटीज तो है, हम ये मानते सर ये लायबिलिटीज भी है, और ये किस कैटेगरी की लायबिलिटीज है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। बट एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी ये सब डिवीजन में करूं तो किस कैटेगरी में डालूंगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि मैंने क्या बोला है, नॉन करंट लायबिलिटीज एक ऐसी लायबिलिटीज होती है जिसका टाइम ड्यूरेशन पेमेंट करने का हमारे लिए मोर देन 1 ईयर का होता है। तो एक सुनाबल डेफिनेशन में ये नॉन करंट लायबिलिटीज जो आप पेड करेंगे, पेड मोर देन 1 ईयर, ओके, दैट इज नोन एज ए नॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने अपने नोट्स में भी आपको ये बता रखे हैं, अगर मैं नोट्स के भी आपके चलूं तो व्हाट इज द मीनिंग बाय नॉन करंट लायबिलिटीज? अपन जो लेके चलेंगे कि सच लायबिलिटीज व्हिच फॉल ड्यू टू पेमेंट इन ए रिलेटिव लॉन्ग पीरियड, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर इज नोन एज ए नॉन करंट लायबिलिटीज। दैट इज ए लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन, जो लॉन्ग टर्म अपने 1 साल से ज्यादा पीरियड के होंगे, दैट इज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी, लेकिन किसमें? नॉन करंट लायबिलिटीज में। नेक्स्ट, उसके बाद में हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज। इसका अपोजिट कर लो कि ऐसी लायबिलिटीज जो हमें विद इन अ ईयर पेमेंट करने हैं, विद इन अ 1 ईयर आपको पेमेंट करना है, दैट इज नोन एज ए करंट लायबिलिटी। कि ऐसी लायबिलिटीज या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एंटिटी की जो विद इन अ ईयर हमें पेमेंट करनी होती है, दैट इज नोन एज ए करंट लायबिलिटी। जैसे सप्लायर हमारे होते हैं, आपको क्रेडिट दे रहे हैं सप्लायर, 10 दिन की क्रेडिट दे देंगे, 15 दिन की क्रेडिट दे देंगे, 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने, ये तो 10 साल की तो देंगे नहीं। या आज आपने कोई कुछ परचेज करा, वो बोलेगा नहीं 2 साल बाद में पेमेंट कर देना, इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं चलता। सप्लायर्स आपको क्या टाइम देगा? क्रेडिटर्स वगैरह विद इन अ ईयर, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल्स वगैरह जो मैंने बताया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह हो गए, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह होते हैं, या बैंक से मैंने अगर 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए लोन ले रखा है तो इट इज ए करंट लायबिलिटीज। तो नॉर्मली बेसिक चीज में हमने क्या माना कि हमें डिफाइन करना है कि लायबिलिटीज कितने तरह की है। नॉर्मली मैंने बोल दिया है कि लायबिलिटी, सबसे पहले तो ये क्लियर रखिए व्हाट इज द मीनिंग बाय लायबिलिटीज। तो व्हाट इज द मीनिंग बाय लायबिलिटीज, एक नॉर्मल डेफिनेशन में मैंने मान लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज फर्म के ऊपर जो फर्म को अपने आउटसाइडर्स को पेमेंट करनी है या फर्म को फ्यूचर में पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ड्यूटीज या डेब्ट जो फ्यूचर में फर्म पे करेगी, दैट इज नोन एज ए लायबिलिटीज। बट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? फर्म के जो इनिशियली पर्सन्स होते हैं, फर्म जो इनिशियली
इंटरनली अपने पेमेंट करेंगे, जिसमें इंटरनली एक ही होता है ऑनर्स या प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, जिसमें हम दो चीज लेके चल रहे हैं इंटरनल लायबिलिटी में। नंबर 1 इज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर एंड नंबर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रेवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉसेस। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात करूंगा, फॉर्म जब अपने आउटसाइडर्स को, इसको अपन आउटसाइडर्स भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपके मानेंगे फॉर्म जो अपने आउटसाइडर्स को पे करेगी, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है ना। जिसमें भी हमने दो कैटेगरी सब डिवीजन कर लिया, नंबर 1 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज जो आपको विद इन ईयर पेमेंट करनी है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए रिलेटेड होती है अपने पास में, मोर देन 1 ईयर आप उसको पेमेंट करेंगे, दैट इज एन नॉन करंट लायबिलिटीज। एंड करंट लायबिलिटीज मेन कि ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन ईयर हमें पेमेंट करनी है, दैट इज ए करंट लायबिलिटीज। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम पहले डिस्कस करेंगे एसेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो एसेट्स के लिए हम पता के चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।